हेलो फ्रेंड। तो आइए आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास BA पार्ट 1 के लिए है और जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। अगर बात करें वैदिक सभ्यता की या ऋग्वैदिक सभ्यता की बात की जाए, इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो आपका हो जाएगा 1500 से लेके 1000 BC यानी ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से लेके 1000 जो हमारा टाइम है BC तक, ईसा पूर्व। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल का टाइम है। देखिए, हमने वैदिक सभ्यता को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता ऐसे कह सकते हैं, या ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल इसे कह सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा हमारा है, ये तो हमारा पहला हो गया, और जो दूसरा है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। चलिए इसको लगे हाथ यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ऐसे जान लीजिएगा। पहला आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो इसका अगर टाइम की बात की जाए, इसके टाइम की बात अगर की जाए, समय की बात की जाए, ऋग्वैदिक काल का समय कब से लेकर कब तक माना जाता है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप ये जानते रहिएगा, इसका जो टाइम है वो है 1500 से लेके 1000 BC यानी ईसा पूर्व। ये आपका जो टाइम होगा वो होगा ऋग्वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक का जो समय होगा वो आपका हो जाएगा 1000 से लेकर 600 BC तक, यानी द्वितीय नगरीकरण का जब प्रारंभ होता है, 600 BC में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो जाता है। तो 600 BC तक का जो टाइम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। शुरुआत जहाँ से हम कर रहे हैं आज इसकी, तो सबसे पहले इसके टाइम को ही हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ताकि समझने में हमको आसानी रहे। जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है, उसके टाइम पीरियड के बारे में जानना जरूरी है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल का समय कब से लेकर कब तक माना जाता है। अगर ऐसा पूछता है तो उसका सही आंसर हमारा होगा 1500 से लेकर 1000 BC यानी ईसा पूर्व। और ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के बाद जो दूसरा आता है वो हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। हमने आपसे पहले ही बात कर ली है कि इसे दो कालों में हमने डिवाइड कर दिया है। तो इसकी काल की बात की जाए, इसके समय की बात की जाए, तो इसका जो समय होगा वो 1000 से लेके 600 BC तक होगा। क्लियर हो गया? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले किसी भी शब्द के बारे में जब कोई शब्द आ गया तो उसका सबसे पहले आंसर जानना जरूरी होता है। अर्थ जान लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। तो वैदिक का अर्थ क्या होता है? वैदिक का अर्थ होता है वेदों से संबंधित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? वैदिक। ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि ये जो वैदिक सभ्यता है वो किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। ठीक है, वेदों से संबंधित सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता। ठीक है, वेदों से संबंधित होने के कारण ही इसे वैदिक कहा जाता है। तो इस बात को जानते रहिएगा। अब यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि वेद का अर्थ क्या होता है ना, कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो ये जान लीजिएगा कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्लियर हो गया? और इस वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, ये कहें कि वैदिक सभ्यता के जो प्रणेता थे वो कौन थे? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। ठीक है, वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। अब आर्य का अर्थ क्या होगा ये भी जान लीजिए लगे हाथ। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होता है? तो इस बात को जानते रहिएगा कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमारे लिए दो क्वेश्चन बन गए। पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि वेद का अर्थ क्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। और दूसरा, आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमारे लिए दो क्वेश्चन बन गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है वो वेदों से संबंधित है, तो यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी हो गया कि वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। अगर ये आपसे कभी पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हो कि वेदों की संख्या है 4। कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी है 4। वेदों की संख्या 4 है। अब कौन कौन से वो हैं वेद? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो पहला है वो है सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद ये आपका सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है ऋग्वेद के बाद आपका हो जाएगा सामवेद। क्रम की बात हम नहीं कर रहे हैं, सामवेद। और तीसरा आपका होगा यजुर्वेद। तीसरा आपका हो गया। और चौथा हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा वेद आपके 4 हैं। चारों के नाम हमने आपको बता दिया। अब इसमें सबसे प्राचीन वेद अगर पूछता है कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्लियर हो गया? और अब यहाँ से देखिए, आइए एक एक वेदों के बारे में जहाँ से जैसे क्वेश्चन बनते हैं लगे हाथ सभी को जानते हुए तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। सूक्तों की संख्या पूछता है तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। कितने हैं? तो 1028 सूक्तों की संख्या है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। कितने मंडल में? 10 मंडल में विभाजित है। क्लियर हो गया? 1028 सूक्त और 10 मंडल। ठीक है, अब इसमें से आपसे जो 10 मंडलों में प्रमुख क्वेश्चन, एक पिछले वाले वीडियो में जब हमने आपको डाला था इतिहास जानने के साधन, तो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में हमने आपको बताया था। फिलहाल इसमें भी थोड़ा सा जान लीजिए।
तो यहाँ नाम नहीं लिखेंगे उन लोगों का 10 मंडल का जो रचनाकार हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया है। तो ये इसमें से जब 10 मंडलों की बात की जाए तो इसमें से आपका ये पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ है। किस मंडल में हुआ है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र, याद रखिएगा, इसको जानते रहिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं। और ये गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि गायत्री मंत्र जो है वो सविता नामक देवता को समर्पित है। किसको? तो सविता। सविता का अर्थ क्या होता है? तो सविता का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, ये जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। और ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें कृषि की समस्त क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ऋग्वेद का जो 4था मंडल है, इस 4थे मंडल में कृषि की समस्त क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, कृषि की समस्त क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। अगर ये पूछे तो ये जानते रहिएगा। और 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो जहाँ ऐसे क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा संभावना बनती है, हम उसके बारे में हमेशा आपसे चर्चा करते हैं। तो ये बात जानते रहिएगा। आज हम इसके बारे में पुनः आपसे बताते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किस मंडल में? तो 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये जानते रहिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। और ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये युद्ध जो है भरत जन के राजा सुदास। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो सुदास था वो किस जन का राजा था? तो भरत जन का राजा था। किस जन का था? तो भरत जन का राजा था। अब यहाँ से मान लीजिए कभी कभी भरत जन ना दे, तब क्या देगा? तित्सु। ठीक है, तो दोनों जानते रहिएगा। ठीक है, कभी भी आपसे कुछ भी पूछ लें तो अच्छा, इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का कारण ये था कि जो भरत जन का राजा सुदास था, तो सुदास ने क्या किया, नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सुदास। ये जो भरत जन का राजा सुदास था, सुदास ने क्या किया कि अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उसकी जगह पे इसने क्या किया कि पुरोहित बना दिया वशिष्ठ जी को। जब इसने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उसकी जगह वशिष्ठ जी को पुरोहित बना दिया, यही जो है युद्ध का कारण बन जाता है। तो इसी बात से नाराज होकर विश्वामित्र ने क्या किया कि कई जनों का, लगभग 10 जनों का एक संगठन बनाया और जिसका नेतृत्व स्वयं करता है। और ये युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा जाता है? तो ये युद्ध जो है परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पे लड़ा जाता है। याद रखिएगा, रावी नदी। किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो रावी नदी। अगर रावी नदी नाम नहीं देता तो फिर परुष्णी नदी नाम देगा, परुष्णी। याद रखिएगा इसको, दो में से कोई भी एक नाम देगा, चाहे रावी नदी दे चाहे परुष्णी नदी दे, तो दोनों में से कोई भी नाम देगा, तो दोनों नाम जानते रहिएगा। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। क्लियर हो गया? और ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है? अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल ये पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा मंडल है जो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। और इसी में सुना सेब का आख्यान मिलता है।
अगर ये भी पूछा जाए, थोड़ा सा अंदर अगर जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुना सेब का आख्यान ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। सुना सेब के आख्यान में ये बताया गया कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता में समाज होता था वो पितृसत्तात्मक होता था, पिता का विशेष अधिकार होता था, पिता के पास तो ये भी अधिकार होता था अपनी संतान को जब चाहे वो बेच सकता था। ठीक है, तो ये सुना सेब के आख्यान में इसी के बारे में मिलता है जानकारी। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुना सेब का आख्यान ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, सुना सेब का जो आख्यान मिलता है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। और कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख मिलता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, चारों वर्णों के बारे में पहली बार जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। 10वां मंडल, और ये चारों वर्ण अभी थोड़ा सा और अंदर चला गया तो ये जानते रहिएगा, ये पूछा जा सकता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त, ये बात जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 10वां मंडल नहीं देता तो ये नाम जरूर देगा। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख मिलता है। वो चार वर्ण कौन कौन से थे? तो चारों वर्ण कौन थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, यही चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता होता था उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऋग्वेद का जो उच्चारण करता था उसे कहा जाता था होता। अब लगे हाथ हम चारों मंडल के उच्चारणकर्ता के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है उसे कहा जाता है होता, और सामवेद का जो उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता। उद्गाता, ये जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे अधर्यु कहा जाता है। ठीक है, अधर्वयु कहा जाता है। ठीक है, और जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, ये चारों जो है, ठीक है, चारों वेदों के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जानते रहिएगा, ऋग्वेद का उच्चारण करता होता, सामवेद का उच्चारण करता उद्गाता, यजुर्वेद का उच्चारण करता अधर्यु और अथर्ववेद का उच्चारण करता ब्रह्म नाम से जाना जाता है। अब आइए सामवेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान, संगीत। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत का उल्लेख मिलता है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। तो सामवेद में संगीत का उल्लेख हुआ है। ठीक है, संगीत गान वगैरह से। ठीक है, सारे गा मा प ध नि सा, इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। ठीक है, और उसके बाद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये कहा गया है कि कर्म कांडों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ अगर बात करें कि ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ईश्वर की जो प्रार्थना की गई उनके लिए यहाँ पे उल्लेख हुआ है।
सामवेद गान से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, और यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कर्मकांडों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये जानते रहिएगा, ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। कर्मकांडों से संबंधित कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद हो जाएगा। और यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में रचित है। बाकी सारे गद्य में है, लेकिन ये गद्य और पद्य प्लस पद्य दोनों में रचित है। इस बात को जानते रहिएगा। गद्य और पद्य में कौन सा वेद रचित है, तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और इसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो पार्ट में डिवाइड है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को जो है हम वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता, ये बात जानते रहिएगा। इस नाम से किसे जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूछा न गया हो और जो संभावना जिसकी ना हो आने की। सभी के आने की संभावना है, और सारे क्वेश्चन जो हैं सब यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, अब आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में ये कहा जाता है कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका वगैरह इन सभी के बारे में जानकारी मिलता है। यानी ये कहें कि अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका सभी, इसका उल्लेख इसमें किसमें मिलता है, तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को मृत्युलेख का देवता कहा गया है, और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को, सभा प्लस समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। अगर ये पूछा जाए कि प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहाँ किया गया है, तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण करता इसके हमने बता ही दिया आपको। तो यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अंग मगध आदि का उल्लेख हमें कहाँ पहली बार मिलता है, तो यही मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, क्लियर हो गया ये चारों वेदों से। अब आइए थोड़ा सा, चूँकि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, एक थोड़ा सा विवाद है। ये बड़ा विवाद का प्रश्न आज भी है कि आर्य बाहर से आए कि आर्य यहाँ के थे। लेकिन भगवान दास गिडवानी ने एक पुस्तक लिखा और उसमें उन्होंने इसका पटाक्षेप कर दिया है, और ये अब वो मानते हैं कि आर्य जो हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं के निवासी थे। ठीक है, तो इस बात को जानते रहिएगा, इसमें थोड़ा सा विवाद है अभी भी। तो आर्य इस सभ्यता, वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। और अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जब अगर बात की जाए, मूल निवास स्थान इनका, ठीक है, तो इनके मूल निवास स्थान के बारे में अगर बात की जाए, तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, तो इनके मूल निवास स्थान में सप्त सैंधव प्रदेश को अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद जी ने माना। उन्होंने कहा कि जो आर्यों का निवास है वो कहाँ है, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आर्यों का निवास सप्त सैंधव प्रदेश किसने माना, तो ये जानते रहिएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद प्लस डॉक्टर संपूर्णानंद प्लस अविनाश चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र जी जो है आर्यों का निवास जो है सप्त सैंधव प्रदेश को माना। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। जहाँ 7 नदियाँ बहती थी उसे क्या कहा गया,
सप्त सिंधु प्रदेश, जैसे सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, बिपाशा नदी, ठीक है, अस्किनी नदी आदि, ये सारी जो नदियाँ जिन क्षेत्रों में बहती थी उन्हीं को कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश। तो यहीं पर डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र जी ने आर्यों का जो निवास स्थान माना वो सप्त सिंधु प्रदेश को माना। और दूसरा जर्मनी, जर्मनी आर्यों का निवास स्थान किसने माना? तो पेनिका हर्ट ने, पेनिका हर्ट ने जो है इनका निवास स्थान कहाँ माना? जर्मनी को माना। उन्होंने कहा जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे। और किसने जर्मनी आर्यों का निवास माना है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये आप बता सकते हो कि पेनिका हर्ट जी ने जर्मनी माना। तिब्बत, आर्यों का निवास तिब्बत किसने माना? तो तिब्बत किसने माना है? दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का निवास स्थान तिब्बत माना, ठीक है। और मध्य एशिया, आर्यों का निवास मध्य एशिया किसने माना? अगर ऐसा पूछा जा सकता है तो ये जानते रहिएगा कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया मैक्स मूलर ने माना। किसने माना? तो मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना है? मध्य एशिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बात को जानते रहिएगा कि आर्यों का निवास मध्य एशिया किसने माना है। तो ये जानते रहिएगा आर्यों का निवास मध्य एशिया मैक्स मूलर महोदय ने माना। जबकि दक्षिणी रूस, आर्यों का निवास स्थान दक्षिणी रूस किसने माना? तो दक्षिणी रूस, आर्यों का निवास दक्षिणी रूस किसने माना? तो आर्यों का निवास स्थान दक्षिणी रूस नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड ने माना है। किसने? नेहरिंग प्लस गार्डन चाइल्ड। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने, यही सबसे ऑथेंटिक माना भी जाता है। आर्यों का जो निवास है वो दक्षिणी रूस किसने माना? तो दक्षिणी रूस जो माना है वो नेहरिंग प्लस गार्डन चाइल्ड महोदय ने इनका निवास दक्षिणी रूस माना, ठीक है। ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश आर्यों का निवास किसने माना? तो गंगानाथ झा ने, गंगानाथ झा। तो गंगानाथ झा महोदय ने इनका निवास जो है कहाँ माना? ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा सप्त सिंधु प्रदेश, जर्मनी, तिब्बत, मध्य एशिया, दक्षिणी रूस और ब्रह्मर्षि देश आज ये इनके निवास स्थान के बारे में ये कहा जाता है। और इसमें से ज़्यादा जो एथेंटिक माना जाता है इनका निवास दक्षिणी रूस को माना जाता है, जिसका जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है? तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग महोदय ने। ये तो हो गया इनका निवास, अगर निवास स्थान की बात की जाएगी। स्टार्ट स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया आपके आर्यों के निवास की बात की जाएगी कि इनका मूल निवास कहाँ था। तो ये क्षेत्र माना जाता है और इन व्यक्तियों ने इन क्षेत्रों को आर्यों का निवास माना है। अब इनकी भौगोलिक दशा देखते हैं थोड़ा सा। इनका जो निवास था, भौगोलिक दशा, ये कहा गया जो आर्य लोग हैं ये पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में जो है, पूर्व में इनका जो निवास स्थान गंगा के पश्चिमी तट तक माना जाता है। तो पश्चिम में इनका जो निवास माना जाता है, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में जो है गंगा के पश्चिमी तट तक, गंगा के
पश्चिमी तट तक। और उत्तर में जो है, उत्तर में हिमालय क्षेत्र। और दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में जो इनका क्षेत्र माना जाता है, तो दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक, विंध्य क्षेत्र के उत्तरी भाग, ठीक है, विंध्य क्षेत्र के उत्तरी भाग तक। अगर इनके भौगोलिक दशा की बात की जाए तो पश्चिम में इनका जो क्षेत्र माना जाता है वो अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक। अब देखिए, पूर्व दिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक कथा मिलती है, विदेत माधव की कथा। तो विदेत माधव में ये बताया गया कि वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण करते हुए विदेत माधव आगे आगे, और जब उन्होंने अग्नि को मुख में धारण किया तो घृत का नाम लेते ही वो अग्नि उनके मुख से बाहर आई, और अग्नि आगे आगे और विदेत माधव उसके पीछे पीछे, और उसके पीछे उनके पुरोहित गौतम राहुगण उनके पीछे चलते हैं, और वो अग्नि यहाँ से चलकर धीरे धीरे इन सारे क्षेत्रों को जलाता हुआ बिहार के सदा नेरा गंडक नदी तक जाके वहीं पे रुक जाती है, और वो क्षेत्र जो है आर्यों की पूर्वी सीमा मान ली जाती है। तो पूर्वी सीमा इनकी बिहार की गंडक नदी तक माना जाता है। सदा नीरा गंडक, ये जानते रहिएगा, ये कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। तो बिहार सदा नीरा, ठीक है, नदी, क्लियर हो गया। तो सदा नीरा गंडक नदी बिहार तक माना जाता है ये सारा क्षेत्र। अब जब आर्यों ने पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट, ये बिहार और बंगाल आसपास के क्षेत्रों पे जब इनका अधिकार हो जाता है, उसके बाद उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्तरी भाग तक जब इन सारे क्षेत्रों पे इनका अधिकार हो जाता है, तो इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम होता है आर्यावर्त। क्या नाम होता है? आर्यावर्त। अगर आपसे पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर ही आर्यावर्त कहा गया है। तो इन सारे आर्यावर्त के क्षेत्रों पे इनका अधिकार था आर्यों का, उन्हीं से, इनके नाम से ही बन गया आर्यावर्त, ठीक है। आर्यों का अधिकार इन सारे क्षेत्रों पे होने के कारण इसे कहा गया आर्यावर्त, ठीक है। तो अब ये इनके जो भौगोलिक दशा के बारे में थी, ये इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। आइए थोड़ा सा देखते हैं इनका राजनीतिक जीवन। आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था? तो आर्यों के राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है, ठीक है, राजनीतिक जीवन, आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था? तो ये कहा जाता है कि आर्य लोग जो थे वो जन में विभाजित थे। किसमें? जन में विभाजित थे। और ये जन कैसा होता था? संचरणशील होता था। संचरणशील का मतलब क्या होता है? तो अगर संचरणशील की बात की जाए तो संचरणशील का मतलब होता है ट्रैवल करते रहना, या आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसे। मतलब इनका जीवन कैसा होता था? तो इनका जीवन, आर्यों का जो जीवन होता था वो खाना बदोशी जीवन होता था। कैसा जीवन होता था? तो खाना बदोशी जीवन होता था। खाना बदोश का मतलब समझते हैं? खाना बदोश का मतलब होता है कि खाने की तलाश में आज यहाँ कल वहाँ, इस तरीके से ये क्या करते थे? संचरणशील होते थे, ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। और आर्यों की जो संस्कृति थी वो कैसी थी? अर्ध कृषक। कैसी थी? तो अर्ध कृषक एवं पशुचारी, तो और इसमें
कृषि की महत्ता कम थी, पशुपालन की अपेक्षा कृषि की महत्ता कम थी, इसीलिए इनकी इस संस्कृति को क्या कहा जाता है, तो इनके संस्कृति को अर्ध कृषक और पशुचारी संस्कृति कहा जाता है। जानते रहिएगा, अर्ध कृषक एवं पशुचारी संस्कृति कहा जाता है। कृषि की अपेक्षा पशुचारी व्यवस्था पे ज़्यादा जोर देते थे, इसलिए जो है अर्ध कृषक एवं पशुचारी संस्कृति कहा जाता है। ये जानते रहिएगा, ठीक है। और आर्य जो है, इनका जो प्रिय पशु होता था वो होता था घोड़ा, ठीक है, और दूसरा होता था गाय। गाय की महत्ता ज़्यादा होती है। गाय का जो उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है, तो सर्वाधिक बार इंद्र का उल्लेख हुआ है। कितनी बार हुआ है, तो 250 बार। उसके बाद किसका है, तो उसके बाद है अग्नि का। कितनी बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख हुआ है 200 बार, ठीक है। जन का कितनी बार हुआ है, जन का 275 बार, कहीं कहीं 276 देता है, जन 276, ठीक है। जन का उल्लेख 276 बार, ठीक है। और गाय का उल्लेख 176 बार, 176 बार, ठीक है। सभा का कितनी बार हुआ है, तो सभा का 8 बार। समित का कितनी बार हुआ है, तो समित का हुआ है 9 बार। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। ब्राह्मण का 15 बार, वरुण का 30 बार, माता का 234 बार, पिता का 335 बार, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है उसको हमने लिख दिया है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा, ये सभी पूछा जाएगा। गाय को किस नाम से जाना जाता है, तो अघन्या कहा जाता है, अघन्या। अघन्या का अर्थ क्या होता है, जो मारने योग्य ना हो, जो मारने योग्य ना हो। जिसका वध नहीं किया जा सकता, ठीक है। गाय को ये लोग माता मानते थे, उनकी पूजा करते थे, ठीक है। और उस समय संपत्ति का भी जो है ये कहें कि संपत्ति के रूप में गाय को ही माना जाता है। जिसके पास जितनी अधिक गाय हुआ करती थी वो उतना बड़ा अमीर आदमी होता था, ठीक है। तो संपत्ति का जो आकलन किया जाता था वो किससे किया जाता है, तो गाय से। और पढ़ी लोग गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध थे। गाय की चोरी से कौन संबंधित था, तो पढ़ी लोग, ठीक है। ये जानते रहिएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन के बाद और आर्य आपस में, चूंकि जनों में ये विभाजित थे तो आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। और ये युद्ध का कारण यही होता था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा होता था, तो इनका सामाजिक जीवन में जो समाज होता था वो कैसा होता था, पितृ प्रधान होता था, पितृ प्रधान होता था, ठीक है। समाज में पिता का स्थान सर्वोपरि होता था, ठीक है। और पिता ही सर्वे सर्वा होता था। यूं कहें तो घर का मुखिया कौन होता था, तो घर का मुखिया होता था पिता होता था। और पिता को ये अधिकार है कि वो चाहे तो अपने पुत्र को बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है, ठीक है।
और उसे अपने पुत्र को दंड देने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार पिता को प्राप्त थे, जिसके बारे में हमें जानकारी अगर पूछे तो कहाँ मिलती है। तो हमने इससे पहले आपसे चर्चा करी किसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो सुना सेब की कथा से मिलती है, सुना सेब के आख्यान से मिलती है, आख्यान से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन ये सब होते हुए भी ऐसा नहीं कि परिवार में द्वेष भावना होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, पिता का भले ही स्थान सर्वोपरि होता था, लेकिन पिता जो है इस तरीके से ऐसा कोई कार्य नहीं करता था, इस बात को जानते रहिएगा। और उसके बाद परिवार कैसा होता था? संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार की परिभाषा अगर कहें कि संयुक्त परिवार, देखिए आइए लगे हाथ एक क्वेश्चन और अच्छा मिल गया है, उसे भी बताते चले आपसे कि कभी आपसे पूछा जाए कि संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है या संयुक्त परिवार की व्याख्या अगर करने के लिए कहा जाए तो ये जानते रहिएगा संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है। संयुक्त परिवार का अर्थ होता है कि जहाँ दो या दो से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ निवास करते हों और एक ही रसोई का पकाया हुआ भोजन ग्रहण करते हों, तो ऐसा जो परिवार होगा उसे हम कहते थे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाती पोते आदि, ठीक है, नाती पोते आदि हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, ये ऐसा इनका सामाजिक जीवन हुआ करता था। ठीक है, और उसके बाद मनोरंजन की दशाएं, मनोरंजन की दशाओं में अगर कहा जाए तो मनोरंजन की दशाओं की बात की जाए तो मनोरंजन, ये लोग आर्य लोगों के मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था? तो मनोरंजन, मनोरंजन के बारे में कहा जाए तो आर्य लोग जो है धूत क्रीड़ा, धूत क्रीड़ा, घुड़दौड़, पासा आदि। धूत क्रीड़ा का मतलब होता है जुआ। ठीक है, जुआ होता था, घुड़दौड़ होता था, घुड़सवारी करते थे और पासा खेलते थे। पासा जो 53 पासों से खेला जाता था, कितने पासों से खेला जाता था? तो 53 पासों से खेला जाता था। और इस खेल में जो है जो ये कहा जाता है कि राजा का जो सहयोगी होता था उसे किस नाम से, अगर ऐसा कभी पूछे तो ये जानते रहिएगा, जो राजा का सहयोगी होता है उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो उसे कहा जाता है अश्ववाक। ठीक है, संगीत वगैरह आदि इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो ये जानते रहिएगा, ये इनके मनोरंजन के साधन हुआ करता था। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर आर्थिक जीवन की बात की जाए तो इस समय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो ये पशुओं को पालते थे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि ये अर्ध कृषक एवं पशुचारी व्यवस्था इनकी थी। तो इनके आय का जो इनके आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहा जाए, अर्थ तो गाय से लगाया जाता है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा करी, गाय का जो उल्लेख भी बताया हमने 176 बार है। और गाय की चोरी के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो हमने बताया पढ़ी लोग प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऋग्वैदिक के बारे में चर्चा करी। अब आइए चलते हैं ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो आइए लगे हाथ आज उत्तर वैदिक के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये तो हो गया ऋग्वैदिक, अब उत्तर वैदिक के बारे में करते हैं। उत्तर वैदिक काल,
ऋग वैदिक काल के बाद अगला जो चरण आता है वो किसका आता है? तो अगला चरण आता है उत्तर वैदिक काल। थोड़ा सा हमने एक चीज़ छोड़ दिया वहाँ पे, आइए पहले उसको जान लें फिर उसके बाद आगे बढ़े। उत्तर वैदिक काल में हमने ये नहीं बताया आपको ऋग वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा कैसी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा ध्यान से छूट रहा था कि ऋग वैदिक कालीन स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की दशा। ऋग वैदिक कालीन स्त्रियों के बारे में कहा जाए उनकी दशा कैसी थी, तो पूरे ये कहें कि इतिहास के काल को अगर उठाकर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल में ही स्त्रियों की दशा सबसे अच्छी थी। इस काल में इनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन समझ रहे हैं ना? उपनयन का मतलब क्या होता है? उपनयन संस्कार से ही शिक्षा का आरंभ माना जाता है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है, तो शिक्षा का आरंभ जो है उपनयन संस्कार से होता है। ठीक है, तो शिक्षा का आरंभ इससे होता है। तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, इनको शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते। तो देखिए स्त्रियों की जो स्थिति है उसकी गिरावट की बात की जाए तो ऋग वैदिक काल में तो जो है स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इस समय पूरे इतिहास के काल में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं थी ऋग वैदिक काल में जैसी स्थिति स्त्रियों की थी, क्योंकि जो सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, चाहे वो इनका बाल विवाह हो, देखिए स्त्रियों की दशा में बाल विवाह, दूसरा होता है सती प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे स्त्रियों की स्थिति के लिए सबसे जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? बाल विवाह होता है। जब किसी भी स्त्री का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाए तो पहला तो ये हो जाएगा कि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, और दूसरा उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, और तीसरा कम उम्र में वो माँ बन जाएगी। तो ये सारी समस्याएं स्त्रियों की दशा में भागीदार होती हैं, और इसी के कारण उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको ऋग वैदिक काल में नहीं दिखाई देती, इसीलिए कहा गया कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा सबसे समुन्नत थी, सबसे अच्छी थी। लेकिन यही हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, तो ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में गिरावट दिखाई देती है, और इस काल में इनको शिक्षा का अधिकार तो था ही, और बहुत सी ऐसी भी स्त्रियों के बारे में उल्लेख मिलता है जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, निनवारी आदि महिलाएं जो विदुषी महिलाएं थीं, उन्होंने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो इनकी स्थिति ऋग वैदिक काल में थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो जैसे हमने नाम कुछ बताया वो आप नोट कर सकते हो। जो विदुषी महिलाएं हैं, पूछा गया है, क्वेश्चन है कि कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी ऋग वैदिक काल में, तो अपाला, अपाला, घोषा, मुद्रा, विश्ववारी, निनवारी आदि। आज जो महिलाएं हैं ये विदुषी महिलाएं थी, इन्होंने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। तो इनके बारे में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ये सब विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। हाँ, ये हालांकि था कि इनको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, अगर कहा जाए कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार सर्वप्रथम किसने दिया है, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार सबसे पहले किसने दिया है, तो याज्ञवल्क महोदय ने सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। किसने दिया? याज्ञवल्क ने। याज्ञवल्क ने सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बात जानते रहिएगा कि संपत्ति का अधिकार किसने दिया, तो याज्ञवल्क ने। ठीक है, याज्ञवल्क महोदय ने पहली बार इनको संपत्ति का अधिकार दिया।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये छूट रहा था तो मुझे लगा छूटना नहीं चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो ये आप जानते रहोगे तो बता सकते हो कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी समुन्नत थी, अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का हमने टाइम की जो बात करी, वो टाइम हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कब से लेकर कब तक माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का समय आपका 1000 से लेकर 600 BC यानी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये समय इनका माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो, ठीक है। और हमें लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो कब से मिलते हैं? 1000 ईसा पूर्व से। हालांकि अभी जो फिलहाल नया लेटेस्ट जो है जो हमको जानकारी मिल रही है, तो लोहे का जो साक्ष्य है वो 1000 नहीं बल्कि 1500 ईसा पूर्व हो गया है। तो 1000 जो मिला है हमको एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, लोहे का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला था वो 1000 BC में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है, ये लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य। लेकिन जो अभी हाल ही में खुदाई हुई है तो उसमें लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो और पीछे चला गया, यानी 1000 से पीछे चला गया। ये चला गया है 1500 BC में। ठीक है, तो 1500 BC में चला गया। 1500 BC में कहाँ से मिला है? तो मल्हार राव नल का टीला, मल्हार राव नल का टीला और चंदौली से आज। ठीक है, ये 500 पीछे चला गया। अभी तक हमने देखा कि 1000। तो जब लोहे के साक्ष्य मिले तो इनके जीवन में भी एक परिवर्तन आया। अब क्या हुआ कि अभी तक जो है ये जो कृषि करते थे तो कृषि लकड़ी के फाल से की जाती थी, अब लोहे के फाल से की जाने लगी। और जंगलों को काट कर साफ करके अधिक मात्रा में कृषि योग्य भूमि बनाई गई, जिससे जो उत्पादन क्षमता था उसमें विकास हुआ। अब अधिशेष उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो इनके जीवन में यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, ये जानते रहिएगा। ठीक है, तो अब आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि पहली बार उत्तर वैदिक काल में जो है हमको राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलने लगी। अब राजा का राज्याभिषेक किया जाने लगा, और जब राजा का राज्याभिषेक किया जाने लगा तो इनके नाम भी अलग अलग हो गए। जैसे उत्तर में जो राजा राज्य करता था उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है, दक्षिण में जो राजा राज्य करता है उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है, पूर्व के राजा को क्या कहते थे और पश्चिम के राजा को। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्तर में जो राज्य करता था उसे उत्तर में कहा जाता है, ये आपका हो गया उत्तर। उत्तर में जो राज्य करता था उसे किस नाम से संबोधित करते थे? तो उत्तर में विराट। और दक्षिण में जो दक्षिण में शासन करता था इसे कहते थे भोज। उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज। और जो पूर्व में शासन करता था इसे किस नाम से संबोधित करते थे? तो पूर्व में जो होता था सम्राट। और पश्चिम में जो होता था इसे किस नाम से संबोधित करते थे? तो पश्चिम में क्या होता था? पश्चिम में जो होता था वो स्वराज, पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम। और बीच में जो होता था मध्य में इसे कहते थे एक राज। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा
अब ऋग वैदिक काल के बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो यहाँ अब क्या होता है कि अब जो राजा होता था उसका राज्याभिषेक किया जाने लगा। और जब राज्याभिषेक किया जाने लगा तो जैसे जैसे दिशाओं में जो राजा होता था, जिस दिशा में, उसको अलग अलग नामों से संबोधित करते थे। तो जैसे उत्तर का जो राजा था उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर में जो राजा होता था उसको हम कहते थे विराट, और जो दक्षिण में राजा होता था उसे किस नाम से संबोधित करते थे, तो दक्षिण का जो राजा होता था उसे हम भोज कहते थे, और जो पूर्व का राजा होता था उसे हम सम्राट कह के बुलाते थे, और जो पश्चिम में शासन करता था उसको हम स्वराट कहते थे, और जो बीच में मध्य में शासन करता था उसे कहते थे एक राट। और यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि एक राट की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की, तो एक राट की उपाधि जो सबसे पहले धारण किया है वो कौन था, महापद्मनंद। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक राट की उपाधि कौन धारण किया था, तो एक राट की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। इस बात को जानते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखा गया कि जो है उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े श्रमसाध यज्ञ किए जाने लगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े श्रमसाध यज्ञ किए जाने लगे। यज्ञ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता था, व्यय किया जाता था। और यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ, यज्ञों की बात करें तो जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पंच पशु यज्ञ, पंच पशु यज्ञ। तो ये सारे बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे। ठीक है, जैसे राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ कब किया जाता था, राजसूय यज्ञ जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो उस समय जो है कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता है। अब आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा यज्ञ था जो राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ किया जाता था। और या राज्याभिषेक से संबंधित कौन सा यज्ञ है, ऐसे भी पूछेगा तो जानते रहिएगा। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक से संबंधित कौन सा यज्ञ है, तो राजसूय यज्ञ। ठीक है, और दूसरा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ ये कैसा यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, ये रथ दौड़ से संबंधित होता था। रथ दौड़, रथ दौड़। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा यज्ञ था जो रथ दौड़ से संबंधित था, तो इसमें राजा सहित कुल कितने रथ भाग लेते थे, तो इसमें राजा सहित कुल 17 रथ भाग लेते थे। संख्या पूछी जा सकती है कि कौन से यज्ञ में जो है रथ दौड़ होता था, तो वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ से संबंधित होता था जिसमें राजा सहित कुल 17 रथ भाग लेते थे। और ये यूनानी परंपरा पर आधारित था। किस पर, यूनानी परंपरा पर। जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा यज्ञ जो है यूनानी परंपरा पर आधारित था। तो आप बता सकते हो कि वाजपेयी यज्ञ यूनानी परंपरा पर आधारित था, और इसमें जो है पासा खेलने का प्रावधान था। पासा खेलने यानी शतरंज, शतरंज खेलने का प्रावधान था। ठीक है, शतरंज खेलने का प्रावधान किस यज्ञ में मिलता है, तो वाजपेयी यज्ञ में। शतरंज कितने पासों से खेला जाता था, तो ये 53 पासों से खेला जाता था। 53 पासों से खेला जाता था। इसमें राजा का जो सहयोगी होता है उसे किस नाम से बुलाते हैं, इसमें राजा का जो सहयोगी होता था उसे कहते हैं अक्षवाक। अक्षवाक।
जो राजा का सहयोगी होता था उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो राजा का सहयोगी अक्षवाक कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ से। अब आइए अश्वमेध यज्ञ देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या होता है? अश्वमेध का जो यज्ञ, इसका अर्थ होता है कि ये साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में राजा क्या होता था कि एक घोड़ा छोड़ता था। जब राजा एक घोड़ा छोड़ता था और उस घोड़े के एक चुनौती लिखी होती थी कि जो कोई व्यक्ति इस घोड़े को पकड़ेगा वो राजा की चुनौती स्वीकार कर रहा है, तो उसके साथ राजा को युद्ध करना पड़ता था। तो ये चुनौती लिखकर जो है उसके गले में टांग दी जाती थी घोड़े के, और ये घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता था वो सारा क्षेत्र जो है उस राजा का मान लिया जाता था। और जहाँ पर अगर कोई इसको पकड़ता था, इसका मतलब उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, तो उसके साथ एक सेना की टुकड़ी लगी रहती थी, उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। और जब ये घोड़ा वापस आता था तो इस घोड़े के साथ 600 साँड़ों की बलि दी जाती थी, 21 बाज गायों की भी बलि दी जाती थी, 600 साँड़ों की और 21 गायों की बलि दी जाती थी, बाज गायों की। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और अगला है अग्निष्टोम यज्ञ। ये अग्निष्टोम यज्ञ हवन में आहुति दी जाती थी, उससे संबंधित होता था। अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि को जब आहुति दी जाती थी उसी से संबंधित था अग्निष्टोम यज्ञ। अगला है आपका पंच पशु यज्ञ। पंच पशु यज्ञ में क्या किया जाता था? पंच पशु में 5 पशुओं के साथ 4 पशुओं के साथ एक मनुष्य की भी जैसे बलि दी जाती थी, जैसे घोड़ा, बकरा, भेड़ और सांड के साथ साथ एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। घोड़ा, भेड़, बकरा और सांड के साथ साथ एक मनुष्य। ठीक है, मनुष्य की बलि दी जाती थी, इसीलिए इसे कहा गया पंच पशु यज्ञ। ठीक है, यानी 5 पशुओं की बलि दी जाती थी। भेड़ा, घोड़ा, बकरा, सांड के साथ साथ मनुष्य की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। और इनकी जो सामाजिक दशाओं की बात की जाए, सामाजिक दशाओं की बात अगर की जाए तो समाज आज भी वैसा ही था, पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है, समाज संयुक्त परिवार हुआ करता था, और सारी जितनी सारी दशाएं थी मनोरंजन के साधन वगैरह में देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में भी जो है मनोरंजन के साधन सब कुछ वैसे ही थे। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में तो मात्र ऋग्वेद की रचना होती, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों वेदों की रचना होती है। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि इस काल में क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था स्थापित होती है उत्तर वैदिक काल में, बाकी सारी दशाएं ऋग्वैदिक काल में होती हैं। और स्त्रियों की दशा में जो है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आ जाती है, और स्त्रियों की दशा में गिरावट के लक्षण हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। और इस काल में हमको आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आश्रम व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है, कौन कौन से आश्रम होते थे? 4। पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ठीक है, तो ये 4 आश्रम होते थे। व्यक्ति को जीवन को इन 4 क्रमों में विभाजित कर दिया जाता था, और इसमें इनकी उम्र भी निर्धारित कर दी जाती थी, जैसे 16 से लेकर 25 वर्ष ये हमने दे दिया ब्रह्मचर्य को, और उसके बाद गृहस्थ को 25 से लेकर 50 तक हमने डिवाइड कर दिया 25-25 के भागों में, और वानप्रस्थ को 50 से लेकर हमने क्या कर दिया 75 वर्ष,
और संन्यास को क्या किया हमने, 75 से इसको कर दिया 100। तो ये 4 भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शुरुआत होती है ये किससे होती थी, तो उपनयन संस्कार से होती थी, जहाँ से व्यक्ति की शिक्षा का आरंभ होता है। तो अगर पूछा जाए तो शिक्षा का आरंभ किससे का माना जाता है, तो उपनयन से। और अगर ये कहा जाए कि शिक्षा की समाप्ति किससे होती थी, तो समावर्तन संस्कार से शिक्षा की समाप्ति होती थी। इससे समाप्ति होती थी, इससे प्रारंभ होता था। शिक्षा का प्रारंभ किससे माना जाता है, तो शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से माना जाता है। और शिक्षा की जो समाप्ति होती है वो किससे मानी जाती है, तो शिक्षा की समाप्ति जो होती है वो समापवर्तन संस्कार से मानी जाती है। तो ये आपके आश्रम व्यवस्था के बारे में इसको हमने बताया आपको कि इस 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ये 4 25-25 वर्ष में इसको बांट दिया गया है। तो प्रारंभ इसका होता था शिक्षा का जो उपनयन से, और समाप्ति होती थी समापवर्तन संस्कार से होती थी। ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा जो है गुरु के सानिध्य में जाता था और शिक्षा ग्रहण करता था, और जब शिक्षा की समाप्ति जो होती थी इस संस्कार से होती थी, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और बाकी के जीवन अपने गृहस्थ आश्रम में बिताता था। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है वो गृहस्थ आश्रम में ही माना गया है, इसी को गृहस्थ आश्रम में। और तीसरा जो है वानप्रस्थ आश्रम होता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में ये कहा गया कि जो वानप्रस्थ आश्रम होता है इसमें और संन्यास आश्रम में एक मुख्य जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो ये अंतर होता है कि जब संन्यास आश्रम व्यक्ति ग्रहण करता था तो संन्यास में ये पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम से दूर हो जाता था। लेकिन अगर वानप्रस्थ आश्रम में देखते हैं ये जो है गृहस्थ आश्रम से भी थोड़ा बंधा हुआ रहता था। ठीक है। इसका लगाव गृहस्थ आश्रम से पूरी तरह से नहीं छूट पाता, कुछ न कुछ इसका लगाव गृहस्थ आश्रम से बना रहता था। तो मुख्य यही अंतर है इसमें। और इन जो चारों आश्रमों की हमने बात करी, तो सबसे पहले जो है 3 आश्रम का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 आश्रम का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। और चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चारों आश्रमों का उल्लेख हमें जवालोपनिषद में मिलता है। जवालोपनिषद में हमको चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और एकमात्र संन्यास आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तांडव ब्राह्मण में। तांडव ब्राह्मण में हमें किसका उल्लेख मिलता है, तो संन्यास आश्रम का। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि 3 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चारों आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। और एकमात्र संन्यास आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर ऐसा पूछता है तो इसका उल्लेख जो है तांडव ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये कहें कि इसके उत्तर वैदिक के आखिरी चरण में हमको उपनिषदों का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में जो ये कहा जाए कि आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है, और उपनिषद जो है कर्मकांडों के खिलाफ जो है उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की चर्चा मिलती है और ये कर्मकांडों का विरोध करता है। ठीक है। और ये दर्शन पर आधारित होता था उपनिषद। यही आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद किस पर आधारित था, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हो उपनिषद का अर्थ होता है, उप का मतलब होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद का
में किसका उल्लेख मिलता है? तो उपनिषद में जो है आत्मा और ब्रह्म का उल्लेख हुआ है। आत्मा प्लस ब्रह्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आत्मा और ब्रह्म का उल्लेख हमें उपनिषदों में मिलता है। तो ये जानते रहिएगा। और किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित था उपनिषद। ठीक है। और जो हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट हो जाती है, और इसकी गिरावट के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें। तो उसके बारे में ये जान लीजिए कि अथर्ववेद में ये कहा गया, अथर्ववेद में स्त्री जन्म की निंदा की गई है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को धूत क्रीड़ा के साथ सुरा और धूत क्रीड़ा के साथ तीसरी बुराई बताया गया है, तीसरी बुराई कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए तो किसमें धूत क्रीड़ा के साथ इसे तीसरी बुराई बताया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में इसे धूत सुरा के साथ तीसरी बुराई कहा गया है, जबकि अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये जो है इनकी निम्न स्थिति के बारे में बताता है, और ये पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा है उसमें काफ़ी गिरावट के लक्षण दिखाई देते हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो हमें ये देखते हैं हम कि याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क और प्लस गार्गी संवाद, इसके बारे में पूछता भी है क्वेश्चन। संवाद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क और गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और गार्गी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जिसमें दोनों के बीच में संवाद हुआ है, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याज्ञवल्क और गार्गी संवाद हमको बृहदारण्यक उपनिषद में उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, और इसका रिवीजन करिए आप, इससे कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।